जय हिंद साथियों, महावीर सा टीचिंग अकेडमी में स्वागत है। और आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट लाए हैं सीटेट मैथ। और सीटेट मैथ में सबसे न्यूमेरिकल जो होता है वो काफ़ी इजी होता है इसलिए क्योंकि आप अगर 2-3 बार प्रैक्टिस करते हैं तो आप आसानी से आपको याद और समझ बन जाएगा। लेकिन इम्पोर्टेंट सबसे होता है पेडागोजी के कितना भी कोशिश कीजिए, लेकिन आपको बार बार इसको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब जाकर 15 में 15 स्कोर कर सकते हैं। और 15 में 15 स्कोर करना चाहते हैं तो सबसे जरूरी है कि इसको समझना, क्योंकि समझना जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आप 15 में 15 स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज हम लाए हुए हैं, ये फर्स्ट है। और बता दें कि आपको पेडागोजी इसका एक पैटर्न पहले समझना पड़ता है और स्तर जानना जरूरी है कि कहाँ कहाँ से प्रश्न आता है। इस चीज़ को जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये जानकारी कहाँ से मिलती है, तो ये मिलती है हमारे प्रीवियस पेपर या बैक पेपर से मिलती है। तो चलिए उसको हम समझेंगे और बढ़ते चलेंगे। और देखिए कि पेज आपको राइट कॉर्नर पे देखने को मिल सकता है, ये फर्स्ट पेज है और प्रश्न नंबर यही समझिएगा। चलिए 15 प्रश्न को लेकर चलेंगे, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। पहला प्रश्न है, देख सकते हैं ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन की बात करें। आखिर में क्लोज एंडेड क्वेश्चन क्या होता है, इसको बारे में जानकारी लेना है। ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है, क्लोज एंडेड तो इसको कहते हैं बंद सिरे वाले प्रश्न। चलिए इस प्रश्न को हम समझते हैं ऑप्शन के थ्रू। पहला ऑप्शन है कि ऐसी 5 संख्या की सूची बनाओ जो 3 अंकों वाली संख्या हो, उनमें दहाई का स्थान पर अंक 5 हो। देखिए दहाई के स्थान पे 5 अंक बहुत सारे संख्या बन सकती है, आपके लिए स्वतंत्र है, आपको फिक्स नहीं किया गया, उसके अंडर एक सीमा नहीं दिया गया है। तो ये ओपन एंडेड है। क्या है? ओपन एंडेड क्वेश्चन है। तो इसका एक से अधिक आंसर किया जा सकता है, मतलब एक सिरा बंद है, बंद नहीं है बल्कि यहाँ ओपन है। आप बहुत सारे अंक दहाई के स्थान पे 5 ला सकते हैं। वैसी 5 संख्या को सोचिए 3 अंकों वाली, तो 3 अंकों वाली आप बहुत बना सकते हैं। दहाई के अंक पे क्या हो सकता है, जैसे कि देख सकते हैं आपको 855 कर सकते हैं, 857 कर सकते हैं, और उसके बाद बहुत सारा आपका हो जाएगा, फिक्स नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। अगला ये है कि एक ऐसी आकृति बनाओ जिसकी सही भुजाएं का योग 36 सेंटीमीटर। देखिए अब ऐसी आकृति आप अनगिनत बना सकते हैं, किसी का लंबाई चौड़ाई कुछ भी बना सकते हैं। किसी का मान के चलिए 4-4 है और यहाँ 32-32 कुछ डिफरेंट है ना, किसी को बहुत लंबा बना सकते हैं। तो इस तरह से आप बहुत सारा वर्गों में बांट सकते हैं, मतलब बहुत सारे एक तरह से आकृति बना सकते हैं। तो ये भी ओपन एंडेड है। वही अगर ऑप्शन राइट आंसर देखिए क्या दिया हुआ है कि 178 और 184 के बीच 5 पूर्ण संख्या क्या होगी? पूर्ण संख्या 178 के बाद क्या होगी? तो 179 होगी। 179 के बाद ये क्या होगा? 80, 81, 82, 83। तो इस तरह से क्या है, फिक्स है, आपको क्लोज कर दिया। इसी के अंडर देख सकते हैं, आपको इसी माने प्रश्न है, इसी के अंडर आपको उत्तर भी देना है। तो क्लोज एंडेड है ना, क्लोज कर दिया गया, आपको सीमित में ही उत्तर देना है और फिक्स किया हुआ है। ऐसी 5 संख्या को 2 समूहों की सूची बनाए जिनकी योग, अब देखिए ऐसी 5 संख्या के 2 समूहों की सूची बनाए तो 50 योग हो, तो आप कुछ भी जोड़ सकते हैं, है ना। अब मान के चलिए आपको 12 जोड़ना है, 38 जोड़ देना है, तो आपको 50 पूर जाएगा। वही 32 जोड़ना है और उसके बाद आपको कितना हो जाएगा? 18 जोड़ना है, तो आपको 50 पूर जाएगा। तो आपको क्लियर है। तो ये हमेशा प्रश्न बनता है क्लोज एंडेड क्वेश्चन और ओपन एंडेड, तो इसमें दोनों का समझ गए ऑप्शन और आपको हमेशा प्रश्न बनता है। चलिए सेकंड प्रश्न के देखेंगे, सेकंड प्रश्न के समझने की कोशिश करेंगे। देखिए ये जो एक तरह से है पुल्या एक मनोवैज्ञानिक है जिसने समस्या समाधान के चरणों के बारे में बात किया था। तो उसने क्या बात किया कि पहले क्या है कि समस्या को समझना है, योजना बनाना है, योजना का संचालन करना है ना, योजना में क्या कमी है उसका एक तरह से संचित करना है, उसको व्यवहार में लाना है। लेकिन इसमें पुनः योजना बनाने की बात पुल्या का जो है आप इसको देख सकते हैं, उसमें पुनः योजना की चर्चा नहीं की गई है। जितने भी टॉपिक है इस टॉपिक को एक बार जरूर समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जब तक नहीं समझते हैं तब तक सीटेट का जो अच्छा खासा नंबर लाने में मुश्किल आपको हो जाएगा। चलिए इस प्रश्न को देखिए। इस प्रश्न में एक प्राथमिक कक्षा का अध्यापक अपने विद्यार्थियों को अपने आस पड़ोस कम से कम 5 परिवार, अपने आस पड़ोस किसी भी परिवार में जा सकता है, आस पड़ोस में होना चाहिए, कक्षा 5वीं में पढ़ रहे लड़के और लड़कियों का आंकड़े एकत्रित करने के लिए कहते हैं, है ना। किसी बच्चों को विद्यार्थियों का दिया, विद्यार्थी में लड़का लड़की भी हो सकता है, लेकिन उस बच्चों क्या कहा कि आसपास जाइए, कम से कम 5 परिवारों में जितने भी बच्चा बच्ची है, लड़का लड़की है, उसको आप आंकड़ा एकत्रित कीजिए, है ना, आंकड़ा एकत्रित कीजिए। तो इसका क्या मतलब कारण निम्नलिखित में से कौन सा इस क्रियाकलाप का उद्देश्य अति उपयुक्त वर्णन करता है, मतलब अच्छा उपयुक्त वर्णन करता है। देखिए विद्यार्थियों को अपने आस पड़ोस में लैंगिक जेंडर भेदभाव के प्रति, देखिए लैंगिक जेंडर भेदभाव की क्या बात है, इसमें कुछ भी बात नहीं। आपको कोई भी एक तरह से डाटा हैंडलिंग करने की बात करिए, जाइए देखिए परिवार में लड़का कितना लड़की कितना है, तो आपको समझ बढ़ेगा, है ना। तो देखिए कि प्रकरण आंकड़ों का प्रबंधन का परिचय देना है ना, डाटा हैंडलिंग का एक तरह से
डेटा हैंडलिंग करना है, तो देख सकते हैं इसका राइट आंसर है टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक ऑफ डाटा हैंडलिंग। ये इंपॉर्टेंट है और ये 1 to 5 के लिए एक चैप्टर भी है। बाकी देख सकते हैं, देखिए अब विद्यार्थियों को अपने समुदाय से परिचय कराने की कोई बात नहीं है, ये तो समाज में रहता है, खुद ही परिचय रहता है, इस परिचय कराने की क्या बात है। उसमें डाटा का विद्यार्थियों के एक अवकाशकालीन गृह कार्य, देखिए अवकाशकालीन गृह कार्य क्या है, छुट्टी के वक्त ऐसा कोई गृह कार्य नहीं है, ये डाटा हैंडलिंग की बात इसमें की गई है। देखिए ऑप्शन थ्रू समझने की कोशिश कीजिएगा तो बेहतर होगा, क्योंकि ये अधिकतर होता है ऑप्शन थ्रू ही आप क्लियर कर सकते हैं। चलिए, कथन है शिक्षक छात्रों के संबंध की खोज करने, अपने आप से प्रतिमान ढूंढने में एक सुसाध्य कार्य करता है के साथ अत्यधिक अनुकूल है ना। अब देखिए क्या कर रहा है कि खोज कर रहा है, अपने आप से प्रतिमान ढूंढने के मतलब खुद से कुछ काम कर रहा है। शिक्षक छात्रों संबंधी खोज करने और अपने आप से प्रतिमान ढूंढने के सुसाध्य के साथ अत्यधिक अनुकूल है। अत्यधिक अनुकूल इसमें से कौन होगा, तो देखिए आगमनिक विधि, इंडक्टिव मेथड जो होता है बच्चा खुद से करता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ता है, जो जानता है कुछ करता है ना। तो एक तरह से आगमनिक विधि इसका राइट आंसर हो जाएगा, जैसे कि आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, ये देख सकते हैं इंडक्टिव मेथड इसका राइट आंसर हो गया। इस प्रश्न को जरूर समझने की कोशिश कीजिएगा, सॉरी बाय मिस्टेक कुछ बोला जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक गणित के शिक्षक के रूप में आप बच्चों के गणित के प्रदर्शन को सुधारने के लिए संभावित शिक्षकों को क्या परामर्श देंगे, है ना। कह रहा है एक गणित के शिक्षक के रूप में आप बच्चों के गणित के प्रदर्शन को सुधारने के लिए संभावित शिक्षकों को क्या परामर्श देंगे। तो आप किसी को राय क्या देंगे, अगर आप एक शिक्षक है तो आप क्या कहना चाहेंगे। सो देखिए करा है इसमें राइट आंसर पहले देख लीजिए। बच्चे को उनके अवधारणात्मक और कार्यविधिक ज्ञान के बीच से संबंध स्थापित करने में, देखिए रिलेट करना बहुत जरूरी है। बच्चा का कैसे कोई भी कार्य कर पाता है ना, साथ में उसका अवधारणा कैसे बनता है, तो उनके बीच में संबंध स्थापित करना है, इंटर रिलेशन करना जरूरी है। अब देखिए इसमें बच्चे को अभ्यास के लिए अत्यधिक से अधिक पुस्तकें, ये तो अत्यधिक पुस्तकें की बात नहीं है। अभिभावकों को परामर्श देना कि बच्चों के घर पे ऐसा कोई बात नहीं है, ट्यूशन की स्पेशल व्यवस्था इसमें करने की आवश्यकता नहीं है। वर्ष के अंत में बच्चे के लिए औपचारिक कक्षा को, देखिए वर्ष के अंत में नहीं बल्कि बार बार किया जाना चाहिए, फॉर्मेटिव असेसमेंट किया जाए, ये समेटिव असेसमेंट है, यहाँ गलत है। तो ऑप्शन थ्रू भी आपका थर्ड आंसर है और इसलिए राइट आंसर थर्ड ही है, इसको समझ भी सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, और इस चीज़ को आप समझने की इसलिए कोशिश कीजिएगा कि बाई मिस्टेक कुछ समझाने में अस्पष्टता नहीं होगी तो आप ज़रूर समझेंगे, क्योंकि हो सके कुछ को हम समझा नहीं पाए, फिर भी आप समझने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन ऑफिशियल आंसर यही है और राइट आंसर भी है। राष्ट्रीय पट्टाचार्य NCF 2005 मानता है कि गणित में चिंतन और तर्कन का एक निश्चित तरीका है, आवश्यक है कि यह दृष्टि चरितार्थ की जा सकती है। देखिए क्यों कि अन्वेषण, उपागम, हस्त कौशल सामग्री का उपयोग करना, जेहन टू है ना, अवधारणाओं का वास्तविक जीवन से जोड़ना, छात्रों में देखिए पॉजिटिव है ना, बच्चा चिंतन करके तर्क करके कुछ करता है, इसलिए इसका राइट आंसर सेकेंड ही है। और यहाँ देख सकते हैं कि बाकी का नेगेटिव है, आप समझ सकते हैं इस ऑप्शन। देखिए सबसे उपयुक्त होगा वही आंसर होगा, बाकी का ऑप्शन भी आप समझ सकते हैं। चलिए अगला बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आखिर में, कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तकें के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण, देखिए अच्छी पाठ्य पुस्तकें के लिए कौन सा लक्षण अत्यधिक महत्वपूर्ण है। देखिए क्या कह रहा है, अभ्यास कराने के लिए इसमें केवल बहुत प्रश्न है, ऐसा कुछ बात नहीं है। कॉन्सेप्ट होना चाहिए, अवधारणा होना चाहिए, जो संदर्भ से जुड़ा होना चाहिए, जो जरूरी हो, उपयोगी हो, उसी को संदर्भ कहते हैं। तो अवधारणाओं का संदर्भ के साथ परिचय देना बहुत जरूरी है, वैसा बुक को अच्छा कहा जाता है। जो आकर्षक रंगीन हो इसके लिए कोई खास नहीं है। अब बहुत सारा सुंदर है लेकिन उसके रुचि के अनुसार उसके उपयोगी ना हो तो व्यर्थ हो जाएगा। अवधारणा का परिचय मानक कलन विधियों का, देखिए मानक कलन फिक्स विधि, जैसे लचीलापन होना चाहिए, इस तरह से नहीं, मानक कलन फिक्स विधि होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर 1 हो गया है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न किस तरह का है, अगला प्रश्न देखिए, भीनों के योग की अवधारणा के पाठ की योजना बनाते समय एक अध्यापक आयताकार पट्टी को मोड़ने के लिए क्रियाकलाप का उपयोग कर रहा है। ऊपर दिया गया क्रियाकलाप एक है, डैश है, तो ये कोई कागज़ का मोड़ रहा है पट्टी को। तो देखिए क्या कर रहा है कि पूर्व विषय वस्तु क्रियाकलाप कर रहा है, मतलब जो पहले बच्चा पढ़ा हुआ था है ना, आयत को मोड़ रहा है। मोड़ के जैसा ही किसी कागज़ को मोड़ते हैं तो क्या होता है, उसका टुकड़ा टुकड़ा में बढ़ जाता है, लेकिन हम जब जोड़ते हैं तो खोलते हैं तो फिर से ये संपूर्णता के रूप धारण कर लेता है। तो ये पूर्व विषय वस्तु क्रियाकलाप का जोड़ रहा है जो बच्चे सीखा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखने की कोशिश करेंगे। अगला प्रश्न भी देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है इस प्रश्नों में, देखिए कि कक्षा 3 की एक अध्यापिका अपने छात्रों के लिए निम्नलिखित प्रश्न पढ़ती है ना। अगर मैं 2 दहाई में से 2 इकाई घटाती हूँ तो उत्तर क्या होगा।
छात्र में से एक छात्र जवाब देता है उत्तर शून्य। कह रहा कि 2 दहाई है ना, 2 दहाई क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, और 2 इकाई घटाती हूँ में से 2 इकाई, 2 इकाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो कह रहा है कि तो उत्तर क्या होगा, तो इसमें क्या कहा कि 0 कह दिया। क्या कह दिया एक ने 0। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा उपरोक्त संदर्भ में सही है। कह रहा छात्रों द्वारा उत्तर दिया गया सही है, बल्कि सही तो नहीं है, गलत है। शिक्षक को अभ्यास कराने के लिए 10 बार, देखिए वैसा ही प्रश्न 10 बार नहीं दिया जाना चाहिए, उसको जो गलत किया है जो सही है उसके साथ जोड़ के पढ़ाया जाना चाहिए, उसके सामने प्रेजेंट किया चाहिए, और बच्चा खुद ब खुद सीखना शुरू कर देंगे। इसका राइट आंसर देखिए, छात्रों में स्थानीय मान की संकल्पना को दृढ़ करने के लिए शिक्षक को मूर्त सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। तो मूर्त सामग्री का उपयोग बहुत जरूरी है, उसको दिखाना चाहिए कि 2 दहाई कितना होता है और 2 इकाई कितना होता है, तब जाके वो खुद से वो घटा देते, अलग कर देते। और स्थानीय मान पे ये प्रश्न बार बार आता है और हमेशा पूछा जाता है, एक प्रश्न स्थानीय मान से पूछा जाता है। बाकी ऑप्शन को भी आप एनालिसिस कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न में क्या कर रहा सो देखेंगे कि एक प्राथमिक विद्यालय की गणित की अध्यापिका ने अपने छात्रों को रूलर, जिसको पैमाना कहते हैं, ऐसे पटरी कहते हैं, नॉर्मल भाषा स्केल कहते हैं, निकालने के लिए कहा, क्योंकि वह लंबाई के माप का विषय पढ़ाने जा रही है। छात्रों को भ्रांति हो गई है कि वे राजा या रानी कैसे निकाल सकते हैं। इस प्रकार के शब्द श्रुति शर्म भिन्नार्थक समान शब्द कहलाते हैं। कक्षा में अध्यापक इस प्रकार की चुनौती कैसे संबोधित कर सकती है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या है कि जब भी पढ़ाते समय इस प्रकार के शब्द आते हैं तब अध्यापिका को बच्चों का ध्यान गणित के संदर्भ में प्रयुक्त इनके विशिष्ट अर्थ का और आकर्षित करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है। इस प्रश्न को जरूर आप समझने की कोशिश कीजिएगा। लंबा प्रश्न है थोड़ा, क्योंकि लंबा पेडागोजी भाग होता है वो लंबा होता है, इसलिए ज़रूर समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए आखिर में क्या कर रहा है। अगला प्रश्न है कि लंबाई का मापन पढ़ाते समय अध्यापिका छात्रों को अपने मेज की लंबाई नापने के बजाय अपने मेज की लंबाई पैमाने से नापने के बजाय बिलांद माने हाथ और पेपर क्लिप के नापने को कहती है। इस क्रिया का लाभ को कराने का उपयुक्त कारण क्या है। तो देखिए मतलब क्या है कि ये एक तरह से फिक्स नहीं है, तो वह चाहती है कि विद्यार्थी मापन के लिए मानक इकाइयों की आवश्यकताओं को समझे, क्योंकि जब हाथ की ये स्पष्ट करता है, क्योंकि जब हाथ से नापेगा तो सबका अलग अलग हाथ है और फिक्स माप नहीं आएगा, तो मानक इकाई तब उसको महसूस होगा कि ये मानक इकाई की आवश्यकता इसमें है। बाकी ऑप्शन के भी आप समझ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संख्याओं का प्रकार और उपयुक्तता नहीं है। देखिए गणना करना है, ये राइट है, क्रम सूचक भी है। देखिए सौंदर्यात्मक कोई बात नहीं रहता गणित में, सौंदर्य रूप रंग इसी तरह से कुछ बनावटी का महत्व इसमें नहीं दिया गया। अंकित संख्या भी जरूरी है, तो इसका राइट आंसर आपको 3rd हो गया, क्योंकि नेगेटिव है इस एंगल से। चलिए अगला प्रश्न देखने की कोशिश करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित में मानचित्र के बारे में सही नहीं है। मानचित्र के बारे में, मानचित्रण का मतलब होता है, देखिए मानचित्रण क्या हुआ कि अब मैपिंग हुआ है, तो ना, तो मैपिंग के बारे में क्या, मानचित्रण के बारे में जो है कि मानचित्रण में केवल अपने आसपास के मानचित्र का आरेख शामिल है। मानचित्र मतलब मैपिंग के बारे में लिखित है। सॉरी कुछ बाई मिस्टेक स्पष्ट नहीं बोला पाया है। तो मानचित्रण में केवल अपने आसपास के मानचित्र का आरेख शामिल है, ये आपको स्पष्ट हो जाएगा। गलत है, इसमें क्या है, नहीं है, इसमें पूछा गया है। तो इसमें देख सकते हैं कि मानचित्रण उच्च गणित में कई विषयों का आधार मूलाधार है, ये बात सही है। भूगोल में भी है, हिस्ट्री में है। और मानचित्रण दिक् स्थान संबंधी सोच को मजबूत करता है, एक दिशा निर्देश देता है, किसी स्थिति का मानचित्र बताता है कहाँ भारत क्या क्या है। मानचित्रण समानुपातिक सोच को बढ़ावा देता है। देखिए समानुपातिक सोच क्या होता है, सो इसको ज़रूर आप समझने की कोशिश कीजिएगा, आपके आसपास को समझने की। तो इसका राइट आंसर आपको 4 है, नेगेटिव जो है। चलिए इस प्रश्न को देखेंगे। इस प्रश्न में क्या करा कि गणित में निरंतर और व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत सम्मिलित होगा। ऑप्शन क्या है, छात्रों के अवधारणात्मक समझ, हाँ ये राइट आंसर है, सही है। कक्षा में फेल और पास बच्चों की संख्या प्रतिशत के अनुसार केवल समूह की, देखिए ये वर्गीकृत करने की बात है, तो ये गलत होगा। संपूर्ण वर्ष में छात्रों की प्रगति की जांच करना है, ये भी सही है। गणित में अधिगम को न्यूनतम स्तर को जानना, देखिए न्यूनतम स्तर को जानना ये कोई जरूरी नहीं है, जब उसमें सुसाध्य करना है। तो इस तरह से राइट आंसर 1 और C हो गया, A और C राइट आंसर 3rd।
चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, आज का लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वैन हिले, देखिए वैन हिले इतना इम्पोर्टेंट है, आप इसका जरूर समझेंगे। वैन हिले ज्यामितीय तर्क के सिद्धांत का चरण स्तर नहीं है। देखिए विजुअलाइजेशन है ना, विश्लेषण भी है, ये भी जानते हैं, दृश्यीकरण भी है और स्वयं सिद्धि अभिगृहित भी है, मूर्त संचालन इसमें नहीं है। तो देख सकते हैं, और इस प्रश्न को जरूर आप ऑप्शन ई थ्रू, और ये फाइनली आंसर है, इसको जरूर आप एनालिसिस करके और कमेंट कीजिएगा। 15वां क्वेश्चन है, पेज नंबर 15 है, हर पेज वही प्रश्न नंबर हुआ आपके लिए। तो एक गुला जरूर आपको हम इसको अवलोकन करा देते हैं और आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। चलिए इस प्रश्न को एक एक करके अवलोकन करेंगे आप लोग। देखिए ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, तो आप देखते चलिएगा। तो इस तरह से कवर किए हैं आज का। बाय मिस्टेक पूर्णतः हैंडलिंग तो हम नहीं कर सकते, फिर भी आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं जिससे कि आप समझ सकें, और इसको बार बार स्टडी करने से आपको भी समझ बनता जाएगा और साथ में हमें भी बनता जाएगा, बाद में और अच्छे से कवर करते चलेंगे। फिर भी ज़रूर आप ज़रूर समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये पूर्णतः आपकी ज़रूरी है, और ये फाइनली आंसर की है, ये राइट आंसर है, ये नहीं हम समझा पाए नहीं समझा पाए, फिर भी ये फाइनली आंसर है और बेहतर आंसर है। अपना समझने की हर बच्चे का अलग अलग तरीका होता है, सिर्फ हमारा है कि आपको कुछ मदद मिल जाए जिससे कि आपको फ़ायदा हो। चलिए इस प्रश्न को समझे, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और एक समझ जाते हैं तो बाकी प्रीवियस पेपर भी रिलेट एक दूसरे से जुड़ा ही आ रहता है, बशर्ते उसमें भाषा की कुछ डिफिनीसन डिफरेंट हो सकता है, एक दो तो डिफरेंट मिलेगा, लेकिन बात वही रहेगा। जैसे स्थानीय मान से पूछेगा तो इस तरह से प्रश्न इसका से क्या कहा जाता है, आकलन से ज़रूर पूछ देगा, वैन हिले से ज़रूर पूछ देगा। तो इस तरह से ये टॉपिक समाप्त हुआ। जय हिंद साथियों, उम्मीद करते हैं आपको ज़रूर हेल्प करेगा आगे भी। वंदे मातरम।